Back to my channel Limitless Learning. Guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. Let's begin with the today's topic, that is free consent. अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो सारे वो कवर कर रहे हैं जो एसेंशियल्स हमने पढ़े थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सेक्शन 10. अभी हमने ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, कंसिडरेशन पढ़ लिया और आज का हमारा टॉपिक है फ्री कंसेंट. तो लेट्स बिगिन. मीनिंग क्या है फ्री कंसेंट का? पहले हम बोलेंगे कंसेंट क्या है. कंसेंट हमारा डिफाइंड है अंडर सेक्शन 13. तो व्हाट डज सेक्शन 13 सेज? जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं दे अग्री अपॉन सेम थिंग्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस उनको सेम तरीके से समझ आ रही है और वो दोनों वो जितनी भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब एक ही टर्म पे अग्री कर रही है, उनके बीच में कोई क्वारल्स नहीं है उसको लेकर, तब हम कहते हैं कि दे आर कंसेंटिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सेप्टेंस दे रही है अपनी वो उस टर्म्स पे जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है. तो इस चीज़ का एक लेटेंट फ्रेज है एंड दैट इज कंसेंसस एड आइडम. मतलब कंसेंसस एड आइडम भी एक एसेंशियल है टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हमने कंसिडरेशन का लेटेंट फ्रेज पढ़ा था क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न, सिमिलरली कंसेंट का लेटेंट फ्रेज है कंसेंसस एड आइडम. अब पढ़ते हैं फ्री कंसेंट. तो कंसेंट हमारा फ्री कब होता है? कंसेंट हमारा फ्री तब होता है व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय या नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग. ये जो 5 लिखे हुए हैं, अगर कंसेंट इनकी वजह से आया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है, और अगर इनकी वजह से नहीं आया है तो वो कंसेंट फ्री है. फर्स्ट इज कोर्जन, सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड इज फ्रॉड, फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज मिस्टेक. तो अब क्या होता है कि अगर किसी का कंसेंट इन 5 में से किसी भी एक की वजह से भी लिया है, मतलब अगर किसी को कोर्स करके, मतलब किसी को जोर जबरदस्ती करके अगर हमने कंसेंट लिया है, उसकी हामी ली है, हामी भरना होता है, तब उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर वो पार्टी चुप रहती है, वो नहीं बताती कि मेरा कंसेंट जोर जबरदस्ती करके लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड है क्योंकि लॉ को नहीं पता कि आपने कंसेंट क्यों दिया. लेकिन अगर आप जाकर कोर्ट में स्यू करते हो उस पार्टी को कि इसने मेरा कंसेंट मुझ पे जोर जबरदस्ती करके लिया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल. किसके ऑप्शन पे, किसकी वजह से वॉइडेबल? जब आप जाके बोलोगे तो आप कौन हो? अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पार्टी. तो इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम कोर्जन की डेफिनेशन. हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे. इस प्रेजेंटेशन में हम सेक्शन 15 कोर्जन पढ़ेंगे सिर्फ. तो सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कहता है कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट करना या डरा धमका के डराना कि मैं ऐसा चीज कर लूंगा. ऐसा एक्ट विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. ऑफेंसेस जिसमें सारे ऑफेंसेस मेंशन्ड होते हैं वो होता है हमारा इंडियन पीनल कोड. तो ऐसा एक्ट करूंगा जो फोरबिडन है बाय इंडियन पीनल कोड, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person with the intention of causing any person to enter into an agreement. ये सारी चीजें करेगा वो. क्या इंटेंशन होगी उसकी इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को अग्री करना कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए. तो हम ये मैंने जो जितने भी हाईलाइट किए हैं डिफरेंट कलर से, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट अप इज एनी एक्ट फोरबिडन बाय लॉ. कौन कौन से एक्ट्स फोरबिडन? तो जो इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे एक्ट्स मेंशन्ड है जो फोरबिडन है बाय लॉ, मतलब जो अनलॉफुल है. तो हम केस लॉ स्टडी करेंगे दो. फर्स्ट केस लॉ इज रंगनायकम्मा वर्सेस अल्वर सेट्टी. इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? ये केस है अबाउट अ विडो लेडी जिसने अडॉप्ट किया था एक 13-year old बॉय. अब उसमें क्या हुआ था कि इस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके हस्बैंड की जो डेड बॉडी है वो इज नॉट अलाउड टू बी रिमूव फॉर क्रीमेशन. मतलब क्रीमेशन में ले जाने नहीं दे रहे थे उसके हस्बैंड की डेड बॉडी को. कौन लोग नहीं ले जाने दे रहे थे? जिस बॉय को उसने अडॉप्ट किया था उसके रिलेटिव्स. उस बॉय को उसने जो अडॉप्ट किया वो इस कंडीशन पे किया था कि उसके रिलेटिव्स ने बोला था उस लेडी को कि हम तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी को क्रीमेशन के लिए सिर्फ तभी ले जाएंगे जब तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करोगी. तो उसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और उसके हस्बैंड का क्रीमेशन के लिए ले गए. लेटर ऑन वो कोर्ट में गई इसके लिए. तो मद्रास हाई कोर्ट ने मद्रास का केस है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अडॉप्शन वैलिड नहीं है. क्योंकि उसका कंसेंट ऑब्टेन किया था बाय कोर्जन, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की थी. पहली बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्ट फोरबिडन बाय लॉ. तो जब हम
किसी की भी बॉडी को क्रिमेशन के लिए ले जाने के लिए प्रिवेंट करते हैं तो वो कंप्लीट ऑफेंस है जो डिफाइंड है अंडर आईपीसी। तो यहाँ पे ऑफेंस हुआ। सेकंड, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की कि उसके हस्बैंड की बॉडी को नहीं ले जाएंगे, इस कंडीशन पे कि आप अडॉप्ट करोगे, तो यहाँ पे कोर्जन भी हुआ। तो इसलिए जो अडॉप्शन थी वो वैलिड नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट लेडी। ठीक है, केस लॉ इज चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषम्मा। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि एक ये हिंदू पर्सन था ए, जिसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को, अपने बेटे को थ्रेट किया कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा अगर जो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ और उसके सन के नाम पे थी आप उस प्रॉपर्टी डीड को मेरे भाई के फेवर में ट्रांसफ़र नहीं करते हो। तो उसने क्या किया, थ्रेट दिया सुसाइड कमिट करने का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंटेड टू कोर्जन। तो उस टाइम पर यहाँ पे कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि किसी को डरा धमकाना कि मैं सुसाइड कर लूँगा वो कोर्जन माना जाता है, और उससे उसके रिजल्ट में जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जनरली देखें अगर हम यहाँ पे जनरली देखें तो क्या होता है कि आईपीसी के यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लॉ, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। तो आईपीसी के अंदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड ऐसा जैसा कोई लॉ या कोई क्लॉज नहीं है। सुसाइड से रिलेटेड सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 309, जो बताता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। मतलब अटेम्प्ट करना, सुसाइड का कमिट करने का, अटेम्प्ट करने को ऑफेंस माना गया है। किसी को ये डराना धमकाना कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा वो ऑफेंस नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ बेंचेस ने, कुछ बेंचमार्क्स ने ये अपोज किया था इस डिसीजन को और कहा था कि वैसे तो ये डिसीजन ठीक है कि ऑब्वियसली अगर आपको कोई अपना डराएगा धमकाएगा आपको तो आप वो चीज़ कर लोगे, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे वो गलत हो, आप वो करोगे। तो ये डिसीजन एक तरह से सही है। तो लेटर ऑन ये रिजल्ट आया था, ये कंक्लूजन आया था कि जो सेक्शन 15 की डेफिनेशन है कोर्जन की, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेना चाहिए, उसमें और क्लॉजेस ऐड करनी चाहिए जो सिर्फ ना ही आईपीसी के अंडर इंक्लूड हो ऑफेंसेस, बल्कि और अदर ऑफेंसेस जो जनरली हम देख सकते हैं सोसाइटी में उनको भी इंक्लूड करें, ताकि हम और अच्छे से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें केसेस के अंदर। अब आते हैं हम अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब इलीगली किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, उसको बोलते हैं अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका केस लॉ है मुथिया चेतियार वर्सेस करुपन चेत्ती। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक आउटगोइंग एजेंट था, मतलब वो एजेंट जा रहा था अपना काम छोड़कर, एजेंसी ऑब्वियसली रिफ्यूज करता है वो रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स जो उसने मेंटेन किए हुए थे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जब वो एजेंट था, उसको हैंड ओवर करने के लिए जो नया एजेंट अपॉइंट किया प्रिंसिपल ने, इस ग्राउंड्स पे कि प्रिंसिपल ने तो अभी मुझे बोला ही नहीं कि मुझे तो मैं अकाउंट्स देने हैं, बट ही वाज लीगली बाउंड टू डू दैट। अगर आप छोड़कर जा रहे हो तो आप अपने पुराने रिकॉर्ड जितने भी आपने डिटेल्स बनाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है कि आप नए जो पर्सन आपकी पोजीशन पे आ रहा है आप उसको सारी चीज़ें समझाओ। तो यहाँ पे इट अमाउंटेड टू कोर्जन, क्योंकि उसने अनलॉफुली डिटेन की थी वो प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में अब उसकी नहीं थी। इसका एक और एग्जाम्पल है कि ए बिजनेस करता है दिल्ली में, तो वो डिलीवर करता है गुड्स बी को जो चेन्नई में रहता है। अब वो डिलीवर कैसे करता है, थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट, वो थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट डिलीवर करता है। जहाँ पे रेलवे कंपनी जब चेन्नई में पहुँचता है माल, तो रेलवे कंपनी ये डिमांड करती है कि मुझे कुछ अनलॉफुल कैरेज चार्जेस चाहिए तभी मैं आपकी गुड्स को अनलोड करूँगा, जो कि ऑब्वियसली जब उन्होंने गुड्स को डिलीवर किया होगा तो उन्होंने रेल कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी होंगी, तभी उन्होंने गुड्स की डिलीवरी के लिए भेजे। अब वो अनलोड करने के लिए कुछ कैरेज चार्जेस मांग रहे हैं जो कम्प्लीटली अनलॉफुल है। तो इसको भी हमने बोला था कि दिस अमाउंट्स टू कोर्जन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, वो गुड्स जो दिल्ली से चेन्नई आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजुडिस मतलब होता है हार्म करना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं तो ज़रूरी नहीं जिसके ऊपर आप कोर्जन अप्लाई कर रहे हो आप एक्चुअली में आप हार्म भी उसी को कर रहे हो, मतलब जोर जबरदस्ती भी उसी पे कर रहे हो, या कुछ नुकसान भी उसी को बचा रहे हो, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है उससे रिलेटेड। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ए जो है वो किडनैप करते हैं बी के सन को जो है सी, और थ्रेटन करते हैं डी को दैट ही विल शूट सी, वो सी को शूट कर लेगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी
जो बी है वो अपनी प्रॉपर्टी एज गिफ्ट डीड ट्रांसफर नहीं करता किसके नाम पे, ए जिसने किडनैप किया है बी के सन को, सी को। तो यहाँ पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ए और बी, क्योंकि बी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ए को, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, इन दोनों को। लेकिन एक्चुअली में उसने हार्म किसको किया, हार्म उसने किया किडनैप करके बी के सन को, जो है सी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इस चीज का ही मतलब होता है टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जिसको कोर्जन नहीं माना जाता। तो फर्स्ट इज थ्रेट टू स्ट्राइक। वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में स्ट्राइक करते हैं, कभी कभी वो धमकी भी देते हैं मैनेजमेंट को कि अगर आपने हमारे डिमांड फुलफिल नहीं करी तो हम स्ट्राइक करेंगे, तो उसको कोर्जन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट ये नहीं बोलता कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक करने की धमकी देते हैं तो वो कोर्जन नहीं है, वो ऐसे कहते हैं। स्टैच्यूटरी कंपल्शन को भी कोर्जन नहीं माना गया। अगर आपको लॉ या अगर आपको स्टैच्यू कुछ करने के लिए डिमांड करता है तो वो कोर्जन नहीं है, बिकॉज लॉ इज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल और सोसाइटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you liked my video and very much thank you and bye bye.